तो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में एक ही जैसे होता है कि अलग अलग? अरे एक ही जैसे होता है। सेमी कंजर्वेटिव और कौन सा अलग अलग हो गया? सेमी कंजर्वेटिव होता है कि कंजर्वेटिव? तो दोनों में एक ही तरीके का हुआ, लेकिन प्रूफ अलग अलग तरीके से किया गया। एक में हैवी और लाइट नाइट्रोजन मैसल्सन और स्टॉल ने प्रयोग किया, और एक ने टेलर एटॉल ने क्या किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज की। पर मेथड तो दोनों में सेम ही होता है ना। एक ने क्या किया था, प्रोकैरियोट में प्रूफ किया, ई कोलाई यानी एस्क्रिचिया कोलाई का प्रयोग किया, और एक ने बाकला बीन यानी कि विसिया फाबा का प्रयोग किया था। तो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन तो एक ही है ना। अच्छा, मशीनरी और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, मशीनरी और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग सेल के अंदर जैसे ई कोली में, ये जो पढ़ा रहा है वो ई कोली का दे रहा है, क्योंकि उसमें सिंपल होता है कि कॉम्प्लेक्स? सिंपल, ठीक है। इसमें जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे सेट ऑफ एंजाइम चाहिए होते हैं। ए सेट ऑफ कैटलिस्ट, यानी पूरा सेट चाहिए होता है। सेट का मतलब एक होता है कि अनेक? अनेक एंजाइम का बंडल। अनेक एंजाइम के बंडल को क्या बोला गया है? सेट। लेकिन मेन एंजाइम कौन सा होता है जो डीएनए से डीएनए बनाता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में बोलते हैं डीपी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद करिए, ये थर्मोस्टेबल है कि अनस्टेबल? ये है थर्मो अनस्टेबल। लेकिन जो हम टैग पॉलीमरेज से टैग पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम यूज करते हैं, वो निकालते थे एक आर्की बैक्टीरिया जो खौलते पानी में पाया जाता है, उसका नाम था क्या? थर्मस एक्वेटिकस। वो था थर्मोस्टेबल, ये थर्मो अनस्टेबल है। इसीलिए इस एंजाइम का प्रयोग हम पीसीआर की रिएक्शन में नहीं करते हैं। याद आया कुछ? तो ये अनस्टेबल हुआ, ये तो नॉर्मल एंजाइम है। जबकि जो टैग पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया था, वो कैसा होता है? वो 90 से 100 डिग्री तक काम कर सकता है। मतलब वैसे तो एनसीईआरटी लिखा औसतन 80 से 90, लेकिन लगभग 100 डिग्री तक वो काम कर सकता है और फिर भी स्टेबल रहेगा। एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले डीएनए को खोलना पड़ेगा, और डीएनए को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए को खोलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए यहां पे हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है, जो डीएनए के दोनों हेलिक्स को अलग कर देता है। तो हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है, कुछ में गायरेज भी होता है, तो वो इसको क्या करता है? तोड़ देता है। जब तोड़ देगा तो एक डीएनए में दोनों टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा आगे बना है रेप्लिकेशन फॉक, उसका फिगर अभी दिखाएंगे। देखो, एक 5'3' हो गया, एक 3'5' हो गया। कितने टेम्पलेट बन गए? 2 टेम्पलेट बन गए कि नहीं बन गए? और दोनों पे डीएनए बनेगा कि एक पे बनेगा? दोनों पे डीएनए बनेगा। देखो क्या लिखा है, डीएनए टेम्पलेट पर ये एंजाइम काम करेगा और तब जाके पॉलीमराइज कर देगा। किसको पॉलीमराइज करेगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, पूरा राइबो उन्होंने लगाया नहीं है क्योंकि डीऑक्सी कह दिया, पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देगा ये एंजाइम, और जोड़ के पूरी चेन तैयार कर देगा। अब बताओ, टेम्पलेट पुराना वाला, चेन तैयार हुई नई वाली, तो कंजर्वेटिव की सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव। और व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये बॉन्ड बना देता है, इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना? इस तरह से ये बन जाता है। हाँ, अब जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं है, मतलब ये एंजाइम सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, बल्कि ये कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन को। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है कि स्मॉल नंबर? लेकिन टाइम, मतलब ये फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है। मतलब ये फास्ट है, कम समय में ज्यादा काम कर रहा है कि कम काम कर रहा है? ठीक है। ई कोलाई में पूछा गया है कितने बेस पेयर थे? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। कह रहा है हमारे पास कितने थे? हमारे 2n में कितने थे? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये नहीं कह रहा है, कह रहा है ई कोलाई में इतने थे जबकि हमारे पास इतने हैं। और ये ई कोलाई में प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट कर ले रहा है? 18 मिनट में। और 2 मिनट में क्या करेगा? देखो, डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बना लिए। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और 2 मिनट इसको लगे कहां? अपनी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में, डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो टोटल टाइम कितना लगा? 20 मिनट का टाइम लगा। लेकिन रेप्लिकेशन में कितने का समय लगा? और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना समय लगा? तो टोटल टाइम पूछा जाए तो क्या बताएंगे?
लेकिन रेप्लिकेशन का टाइम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? देखो लिखा हुआ है द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, दैट मीन्स हर सेकंड करीब ये 2000 बेस पेयर जोड़ देता है। हर सेकंड कितने बेस जोड़ देता है? 2000 बेस पेयर की दर से ये काम करता है। और कह रहा है नॉट ओनली डू दिस पॉलीमराइजेशन हैव टू बी फास्ट, कह रहा है ये पॉलीमराइजेशन सिर्फ तेजी से नहीं करता, बल्कि वो ये जो कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को, यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को जो बढ़ा रहा है, वो कैसे कर रहा है? विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कह रहा है गलती से भी कोई गलती हो गई तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। गलती से भी अगर गलती हो गई तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। अब देखिए क्या बोला है, कह रहा है अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए तो बहुत ही लंबा है। अगर हम एक रफली आइडिया दें तो आपको, हमारे पास जो डीएनए वो 2.2 मीटर लंबा है। अब अगर इतना लंबा डीएनए एक बार में खोलेंगे और उसके बाद उसको सेमी कंजर्वेटिवली उसको नया डीएनए बनाएंगे तो इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? पहले बॉन्ड तोड़ने में ऊर्जा, फिर एंजाइम को पॉलीमराइजेशन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और केवल ऊर्जा केवल क्या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ही चाहिए कि बहुत सारे कामों के लिए चाहिए? भाई सांस ले रहे हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए, मसल मूव कर रही है उसमें भी एनर्जी चाहिए, बोल रहे हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए, देख रहे हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सारी एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन में ही झोंक देंगे, इसलिए कुछ एनर्जी को बचा के रखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या करेंगे? पूरी लेंथ को खोल देंगे, टुकड़े टुकड़े को खोले, टुकड़े टुकड़े को खोलेंगे। और जब टुकड़े टुकड़े को खोलेंगे, मान लो इतना टुकड़ा हमने खोला तो इतना हिस्सा देखो अभी भी बंद है, इसको हमने खोल लिया ताकि सीधा दिखाई पड़े। अब बताओ उल्टे वाई के आकार का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। उल्टे वाई के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क वो दिखा रहे हैं, ये उल्टे वाई के आकार का देखो, यहां पे अभी भी जुड़ा हुआ है, यहां से सेपरेट हो गया तो वाई के आकार का दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो क्या लिखा हुआ है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि नहीं रिक्वायर्ड होती है? लिखा है फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब रेप्लिकेशन के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अभी पहले इतनी बात सुनो, आपके पास क्या है? आपके पास ईंटें हैं, तभी तो आप उसको जोड़ के दीवार बनाओगे। ऐसे ही हमारे ये जो टेम्पलेट डीएनए है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे तभी तो ये पूरी चेन बनेगी। बताइए, तो ये आप न्यूक्लियोटाइड जोड़ना चाहते हो, इसके लिए आपको न्यूक्लियोटाइड को पास पास लाना पड़ेगा, तभी ये जुड़ेगा। और साथ में ऊर्जा भी चाहिए। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी। तो देखो ये न्यूक्लियोटाइड आया, प्लस इसको एनर्जी दे दी गई पहले से ही। ये न्यूक्लियोटाइड हमने लिया और इसको क्या, किससे जोड़ दिया? एटीपी के साथ। ये न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं कि साइड बोल रहा हूं? न्यूक्लियोटाइड। और इसके पास कितने हाई फॉस्फेट बॉन्ड है? नहीं, दो हाई फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है ना? हाई एनर्जी लास्ट के दो वाले होते हैं। लास्ट के दो कैसे होते हैं? हाई एनर्जी वाले, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड था कि साइड? तो एक फॉस्फेट ऑलरेडी इसके पास है। भाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बना था? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट तो इसके पास ऑलरेडी है और दो एटीपी से आ गई, तो दो फॉस्फेट और आ गए, एक ये वाली और एक ये वाली। अब नाम लेके बताओ, इतने को क्या बुला रहे थे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पास कितने फॉस्फेट आ गए? तो इसका नाम बन गया न्यूक्लियो, अभी रुक जाइए, एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड बाइफॉस्फेट। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बाइफॉस्फेट। इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, इतने को पढ़ो जरा। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर बराबर न्यूक्लियोसाइड। अब पढ़ो 1 2 3, इसी को लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ना लिख करके साइड ट्राई फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना? तो अगर ये दे दे तो भी गलत नहीं है, ये दे दे तो भी गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में देखो क्या देता है। वैसे तो वो अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पिकअप करता है, पर ऐसा थोड़ा ना है कि कोई दिमाग नहीं लगा सकता अपना। तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड अगर लिखा है तो बाइफॉस्फेट पढ़िएगा, और न्यूक्लियोसाइड लिखा है तो ट्राइफॉस्फेट पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन गलत करा देते हैं। देखो क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के रिस्पेक्ट पे पढ़ रहा है,
न्यूक्लियोसाइड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन की शुगर, उसमें फास्फेट नहीं आता, मतलब इसका फास्फेट बचा हुआ है अभी। और एटीपी से कितने आ गए, कह रहा है 2 टर्मिनल फास्फेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के पास, वो हाई एनर्जी वाले हैं। और कहां से आए हैं, एटीपी से, जैसा एटीपी में होता है वहीं से आया है। अब एटीपी ने इसको कितने फास्फेट दिए, 2, 1 2, और ये जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। अब नाम पढ़ो, न्यूक्लियोसाइड 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट। और ये लास्ट के 2 फॉस्फेट हैं, किसने दिए, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है कि लो एनर्जी, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है, देखो लिखा है दिस इज हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम इन केस ऑफ एटीपी, जैसा कि एटीपी में था। अब बताओ रिजल्टेंट कंपाउंड का नाम क्या बन गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और इसके 2 काम है, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि सिंगल, डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी 2 काम करेगा। एक तो एनर्जी से भरपूर है, एक तो एनर्जी चाहिए, जब हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो एनर्जी चाहिए, देखो अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। और नंबर 2, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ये देखो ये टेम्पलेट है, अब टेम्पलेट के ऊपर सबस्ट्रेट की तरह काम कौन करेगा, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सब डीएनटीपीस है। और ये डुअल काम करेंगे, क्यों, इनके पास 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो इनके बीच में बॉन्ड बनाने के काम आएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, इसके सामने ये सबस्ट्रेट की तरह जुड़ेगा, इसके टेम्पलेट के सामने ये नया वाला सबस्ट्रेट की तरह जुड़ेगा। तो इसके कितने काम हुए, पहला एनर्जी देना ताकि बॉन्ड बना सके, ताकि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बना सके, और दूसरा काम इट एक्ट एज सबस्ट्रेट। और जब तक सबस्ट्रेट होगा नहीं एंजाइम काम कैसे करेगा, कौन सा एंजाइम अभी जो पढ़ के आए, डीएनए पॉलीमरेज। और जब तक सबस्ट्रेट नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। सबस्ट्रेट क्या था, मोनोमर, प्रोडक्ट क्या बन गया, जब जोड़ दिया तो पॉलीमर, उसी पॉलीमर का नाम डीएनए। कौन सा डीएनए, नया वाला, ये कौन सा था, पुराना वाला। पुराने पे नया बना कि नहीं बना, तो 50% कंजर्व है कि नहीं है। तो बस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि सिंगल फंक्शन, डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डुअल, तो डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पढ़ के देखिए जरा एक बार, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम 2 ही टॉपिक पढ़ाएंगे, एक ये एक ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए। और यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, टाइड लगा दे तो बाइफॉस्फेट। इसके कितने काम है, डुअल मतलब 2। पहला काम क्या है, एक्ट एज सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के तरह काम करेगा। किसके लिए, ऊपर जो एंजाइम पढ़ के आए हैं, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ये वो मेन एंजाइम था, वैसे तो बहुत सारे सेट की जरूरत होती है, पर मेन एंजाइम कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आगे देखो, फिर कह रहा है ये साथ ही ऊर्जा भी देगा। पहला काम क्या हो गया, सबस्ट्रेट, दूसरा काम क्या हो गया, प्रोवाइड एनर्जी। अब ये एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी किसको चाहिए, पॉलीमराइजेशन के लिए, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेंगे नहीं तब तक डीएनए की चेन बनेगी कैसे। डीएनए इज नॉट अ मोनोमर, डीएनए इज अ पॉलीमर, यानी दीवार में एक ईंट थोड़ा ना है, दीवार में तो बहुत सारी ईंटें हैं, सीमेंट से जोड़ना भी तो पड़ेगा तब जाके दीवार वर्ड एप्लीकेबल होगा। वैसे ये सारी ईंटें हैं किसकी, डीएनए बनाने की। और जब तक इनके बीच में सीमेंट नहीं भरोगे तब तक ये दीवार तैयार नहीं होगी, तब तक आप इसको दीवार नाम नहीं दे सकते। यानी कि दीवार की जगह यहां बोल रहे हैं डीएनए की चेन, डीएनए की चेन। तो इसीलिए इसको 2 काम करने पड़ रहे हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है और प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट क्या है, पूरी चेन, सिंगल है तो सबस्ट्रेट, पूरी चेन बन गई तो प्रोडक्ट। और ये जो चेन बनेगी इसके बीच में बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए ऊर्जा कहां से आएगी, इनके पास ऑलरेडी है, जो किसने दे रखी थी, कितने फॉस्फेट थे, हाई एनर्जी थे कि लो एनर्जी, और वो इसमें काम आ जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर। अगला पॉइंट इस पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं है रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर लेता है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर लेता है। पहली बात तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि लो डिग्री, गलती से भी गलती हो गई तो उस गलती का नाम म्यूटेशन, जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना होती है। ये एंजाइम जो है
ये कंप्लीट करता है रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। देखो दोबारा बोल रहा है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर गलती हो गई तो क्या कॉज कर देगा? कह रहा है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए बहुत लंबा है तो दोनों स्ट्रैंड पूरी इंटायर लेंथ में सेपरेट नहीं होते, बता चुका हूं, पूरी इंटायर लेंथ में कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो इन इट्स इंटायर लेंथ, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी डिमांड की लो एनर्जी डिमांड? रिक्वायरमेंट को डिमांड भी बोल सकते हैं। आपने कहा सर हमको जरूरत है, हमने कहा आपकी डिमांड ज्यादा है, एक ही बात तो हो गई। रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। कह रहा है रेप्लिकेशन केवल छोटे से हिस्से में होगा, इसी छोटे से उल्टे वाई के आकार के हिस्से को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। किस शेप का होता है? किस शेप का होता है? हाँ, तो ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। एक बार मैं देखो जल्दी से बोल देता हूं। पहले बोला गया कि कौन सा एंजाइम चाहिए, सेट ऑफ एंजाइम चाहिए। फिर मेन एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर बोला गया सबसे पहले खोला जाएगा चेन को, और चेन को खोलने पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद पूरी लेंथ में सेपरेट होगा कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा सेपरेट होगा? क्योंकि पूरा तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, और इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर केवल इस काम के लिए अवेलेबल नहीं है, सारे काम करने हैं ना बॉडी में। अच्छा, जैसे अभी क्या हो रहा है, कई कई कंट्री में युद्ध चल रही है। अब ऐसा तो है नहीं सारा पैसा युद्ध में ही झोंक दिया जाएगा, भाई खाना पीना भी चल रहा होगा, डेली रूटीन के लिए किसानी और एग्रीकल्चर ये सब भी चल रहा होगा, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, और वेपन्स भी बनाए जा रहे होंगे। और क्या क्या इस समय क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं खड़े हैं, उन पर भी चर्चा चल रही होगी। तो काम तो सारे चल ही रहे हैं। ये है कि युद्ध होने से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है। तो देखो क्या लिखा, ये एंजाइम चाहिए, और कम समय में फास्ट काम करेगा कि स्लो काम करेगा? कितने मिनट लेगा बैक्टीरिया में? 18 मिनट। सेल के अंदर पहुंचने में कितने लेगा? टोटल कितना समय लगेगा? केवल रेप्लिकेशन पूछा जाए तो हाँ, इसीलिए बाइनरी फिजन पूछा जाता है तो 20 मिनट। याद करो कल वो मेसल्सन और स्ट्रॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, 20-20 मिनट लग रहा था। अच्छा, और ये कितने बेस पेयर प्रति सेकंड जोड़ देता है? 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड। फास्ट होना चाहिए कि एक्यूरेट होना चाहिए कि दोनों? अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती का नाम राइट। फिर बताया बहुत एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का जुगाड़ पहले किया हमने एटीपी से 2 फास्फेट बॉन्ड निकाल करके किसको दे दिया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को दे दिया। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने फास्फेट थे? 1 थे। टाइड के अंदर तो 1 ही होता है, और दो किसी और ने दे दिया, तो अब मेरे पास टोटल कितने फास्फेट हो गए? तो ये जो 2 लास्ट वाले हैं ये मेरे काम के हैं, इसी से मैं क्या करूंगा? न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बना लूंगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसी से बनेगा। दूसरी बात, एंजाइम जो है वो रिएक्शन को चलाएगा तो सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव करेगा। एंजाइम के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंजाइम के रिस्पेक्ट पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सबस्ट्रेट की तरह। एंजाइम के रिस्पेक्ट पे सबस्ट्रेट की तरह, और एटीपी के रिस्पेक्ट पे एनर्जी की तरह। बोलो दोनों का काम अकेले कर रहा है? 2 in 1 है कि नहीं है? डुअल बोले कि सिंगल बोले? ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई, यहां से दिखा था। इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वाला होना चाहिए कि लो डिग्री? और क्या पूरी लेंथ कभी सेपरेट होती है? लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। रेप्लिकेशन एक छोटे से हिस्से में होता है, छोटे से हिस्से का नाम रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां तक बिल्कुल दिमाग में आ गया? अब आगे चलते हैं। ये रहा रेप्लिकेशन फॉर्क। एक हिस्सा होता है 5'3', दूसरा हेलिक्स होता है 3'5', और एक जो ये टेम्पलेट वाला है, ये वाला जो है, ध्यान से पढ़ना यहां पे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन केवल एक ही दिशा में कर सकता है, और उसकी दिशा है 5'3'। उसको एक ही दिशा पढ़ना आता है बस, 5' to 3'। इसी वजह से एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में। मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है? एक पे कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है। क्योंकि देखो यहां तो दिशा 5'3' आसानी से मिल जाती है, पर यहां पे दिशा जो है ना उसको उल्टी दिशा मिल रही है। यहां इस दिशा में काम कर रहा है, सही है, लेकिन यहां इस दिशा में काम करना पड़ रहा है जो कि रिवर्स है। इसीलिए क्या होता है, एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि यहां से रोड बनानी चालू की, मान लो यहां तक किसी ने बनाई, 4 साल लग गया,
कितना लग गया? अब सामने वाले को भी तो वहीं पे रोड बनानी है, तो 4 साल के बाद फिर 5वें साल में ये बनी, 6वें साल में ये बनी, 7वें साल में ये बनी, तो क्या हो जाएगा? दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग टाइम पे तैयार होंगे कि सेम टाइम पे? और अगर अलग अलग टाइम पे तैयार होंगे तो फिर डीएनए, एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनना मुश्किल नहीं हो जाएगा? यही कारण है कि इधर भी, इधर कंटिन्यूअस रोड बनती है और इधर डिसकंटिन्यूअस बनती है। इधर एक व्यक्ति बना रहा है और इधर कई लोग मिलके बना रहे हैं, तो सेम टाइम पे रोड बन के तैयार होगी कि अलग अलग टाइम पे? ठीक है ना? एक बड़ी टीम थी, उसको कहा तुम ये बड़ी वाली पूरी रोड बना दो 200 किलोमीटर की। यहां 3-4 लोग लगे थे, 3 लोग मान लो, तो इसने कहा 100 किलोमीटर मैं बना देता हूं, 50 किलोमीटर तुम बना लो, 50 किलोमीटर तुम बना लो, तो काम उसी 4 साल में कंप्लीट हो गया। बोलिए, सारी रोडें एक साथ बन के तैयार हुई कि अलग अलग? तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए इसके लिए एक पे कॉन्टिन्यूअस बनता है और एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस दिशा में काम करता है? एक ही दिशा में, ओनली इन वन डायरेक्शन। नाम बताइए। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? किस में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क में। देखो, एक पे कंटिन्यूअस बन रहा है, एक पे कह रहा है फलस्वरूप। कंसीक्वेंस का मतलब होता है फलस्वरूप, रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आता है? एक स्ट्रैंड जिस टेम्पलेट की, किस स्ट्रैंड की बात कर रहा है? जो टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा वाला? 3-5 3-5 वाला। जो 3-5 टेम्पलेट की पोलैरिटी वाला है वो वहां पर कैसा बन रहा है? कॉन्टिन्यूअस। जबकि दूसरा वाला जो 5-2 3 वाला है, ये 3-2 इस पे कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? जबकि 5-2 3 वाला उस पे कैसा बन रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है। देखो लिखा है, जबकि दूसरा टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 5-3 थी उस पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, और डिसकंटिन्यूअस वाले को बाद में जोड़ दिया जाएगा। किसकी मदद से जोड़ देंगे? डीएनए लाइगेज। तो जब डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे तो ये पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। पूरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और यहां लिखा नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन पीसीआर में पढ़ा गया है। यहां एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। यहां पे कितने प्राइमर की जरूरत पड़ेगी? जितने टुकड़े बन रहे हैं यहां पे, और यहां पे जितने टुकड़े बन रहे हैं, मान लो 50 टुकड़े बन रहे हैं तो 50 प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। यहां पे एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूअस बन रही है और यहां डिसकॉन्टिन्यूअस बन रही है। जब ये बन जाते हैं तो प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज हटा लेता है। प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज हटा लेता है। और अगर मिस्टेक से ए के सामने जी आ गया, ए के सामने क्या आना चाहिए था? टी, थाइमिन, और सी के सामने क्या आना चाहिए था? अगर गलत कोई बेस पेयर जुड़ गया तो उसको भी प्रूफ रीड करने का मतलब गलती को सुधारने का, गलती सुधारने का मौका भी डीएनए पॉलीमरेज ही देता है। बताइए, आपने पढ़ा था डीएनए अपने आप को रिपेयर कर लेता है। डीएनए रिपेयर करता है मतलब अपनी गलती सुधारना जानता है। तो वो कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ने ही प्राइमर को हटाया, डीएनए पॉलीमरेज ने ही यहां पे अगर गलत बेस पेयर जुड़ गया तो उसको सही करके रिपेयर करके जोड़ दिया। तो ये सारे काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। इतनी बात क्लियर? और कह रहा है फिगर 5.8 यही है। अब कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ऐसा नहीं रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर दे। देखो लिखा है ना, डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैनॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब अपने आप प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? अपने आप प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा और कहीं से रैंडमली कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो कहां से करेगा? जहां से करता है वो एक डेफिनेट रीजन होते हैं और एटी रिच रीजन होते हैं, तभी तो बॉन्डिंग को तोड़ना आसान होता है। या टीए रिच रीजन बोलो, या तो एटी बोलो, या तो टीए बोलो। भाई टीए से जुड़ता है, एटी से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूट जाएंगे। उन्हीं रीजन को हम क्या बोलते हैं? ओरी। और ओरी याद करो, किसी भी वेक्टर के पास 3 गुण होने चाहिए। पहला ओरी, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट प्रिफर करते हैं फ्यू, जनरली 1, क्योंकि एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे और हमारी जीन का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। याद आ रहा है लाइन? फिर इन्होंने बोला कि ओरी से ही स्टार्ट होगा। ये बात अभी मैंने आपको याद दिलाया। इट इज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ओरी। कह रहा है ओरी की वजह से, ओरी का मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
की वजह से ही a piece of DNA if needed to be propagate during the recombinant DNA procedure, याद दिला रहा है क्लास 12 के आगे के चैप्टर की, कह रहा है अगर हम किसी वेक्टर के अंदर ओरी है और यहां पे मनचाहा डीएनए अपना जोड़ देते हैं तो जिस प्रकार ये अपनी कॉपी बनाएगा अंदर जाके, तो हमारे मनचाहे जीन की भी कॉपी बना देगा। और इस तरह के डीएनए को हम क्या बोलते हैं? आरडीएनए। आरडीएनए का पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास ओरी होता है वो अपनी फोटोकॉपी कर लेता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक इसी तरह जो डीएनए आप चाहते हो कि डीएनए भी रेप्लिकेट करे तो इसको ओरी का पार्ट बना दो, यानी इसके साथ इसको जोड़ दो। जब इसके साथ जोड़ दोगे तो ये डीएनए अलग था, ये डीएनए अलग था, इसको लाल मान लो, इसको नीला मान लो, तो लाल और नीला डीएनए जुड़ के कौन सा नया डीएनए बन गया? नाम बताइए, आरडीएनए का पूरा नाम। और याद करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर गया कि नहीं गया, ट्रांसफॉर्म्ड है कि अनट्रांसफॉर्म्ड है, सब चेक किया था हम लोगों ने। और इसके बाद कोशिश करेंगे इवोल्यूशन के बाद सीधे बायोटेक पे आ जाएंगे, जो ज्यादा वेटेज वाले हो पहले करा देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। इट इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरी, कह रहा है ओरी की वजह से ही अगर कोई डीएनए अगर आप जोड़ देते हो तो वो प्रोपोगेट करेगा, यानी डिवाइड, वो अपनी कॉपी बना लेगा। और कौन सा डीएनए बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके लिए आपको किसकी तलाश होगी? वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास ही क्या होता है? ओरी। कह रहा है आप जब आरडीएनए बनाते हो तो वेक्टर की तलाश करते हो, क्योंकि वेक्टर के पास क्या 3 क्वालिटी थी? पहला ओरी, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरा जब तक आपको वेक्टर नहीं मिलेगा तब तक आप क्या नहीं तैयार कर पाओगे? तब तक आप क्या तैयार नहीं कर पाओगे? तब तक आरडीएनए कहां से तैयार कर पाओगे? बिना, आप बताओ, क्या बिना वेक्टर के आपने आरडीएनए तैयार कर लिया था? ये वेक्टर था, ये आपका मनचाहा डीएनए था। जब तक वेक्टर के पास ओरी नहीं होगा तब तक आप इसको इससे जोड़ के कोई फायदा नहीं होगा, तब तक आप क्या नहीं बना सकते? आरडीएनए नहीं बना सकते। समझ आई बात? तब तक आरडीएनए नहीं बना सकते। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक पैरा क्लियर हो गया। अब आ गए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे। अब हम लोग किस पे आ गए? ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनाया, उससे क्या बोलते हैं? अब हम डीएनए से क्या बनाना चाहते हैं? डीएनए से आरएनए बनाना चाहते हैं। यहां पे था डीएनए पॉलीमरेज, यहां था आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो क्या लिखा था, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके क्या बनाएंगे? आरएनए। इसी प्रक्रिया का नाम, दोनों स्ट्रैंड कॉपी होगा कि एक? अगर दोनों कर दिया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल कि आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड, बहुत रेयरली डबल स्टैंडर्ड होता है। और अगर याद करो सिखाया था, अगर रेयरली डबल स्टैंड हो जाएगा तो आपकी जो रिएक्शन है, आपकी जो मेहनत है, आपकी कौन सी मेहनत ट्रांसक्रिप्शन की, वो फ्यूटाइल हो जाएगी, यानी बर्बाद हो जाएगी। अभी आने वाला है, नीचे आएगा इसके पैरा के बाद। देखो लिखा है, कह रहा है डीएनए से जब डीएनए हमने बनाया, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनाए, जब एक डीएनए से कितने डीएनए बनाए? 2 डीएनए। तो यहां पर हमने ये वाला रूल फॉलो किया, कॉम्प्लीमेंट्रिटी। किया कि नहीं किया? कॉम्प्लीमेंट्रिटी का नियम फॉलो किया। यानी ए के सामने क्या आया? सी के सामने क्या आया? जी के सामने क्या आया? सी। वैसे यहां पर इसी को बोलते कॉम्प्लीमेंट्रिटी का नियम। देखो कौन सा प्रिंसिपल लगा यहां पे? कॉम्प्लीमेंट्रिटी का नियम गवर्न कर रहा था किस प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भी यही होता है, रेप्लिकेशन में भी यही कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में भी यही कर रहा था। सिर्फ फर्क क्या है? ए के सामने टी ना आकर के यूरेसिल आएगा। ए के सामने क्या आना था, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा? यूरेसिल आएगा। देखो क्या लिखा, एक्सेप्ट द एडिनोसिन। कह रहा है एडिनोसिन के सामने थाइमिन की बजाय यूरेसिल आ जाएगा। यानी एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहता था किसके साथ? थाइमिन। उसकी बजाय क्या आ गया? उसकी बेस पेयरिंग किसके साथ हो गई? यूरेसिल। इंस्टेड ऑफ, कह रहा है यहां पे आना चाहिए था ए का कॉम्प्लीमेंट्री, टी आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? क्योंकि आप डीएनए बना रहे हो कि आरएनए? वही लिखा है इसने। कह रहा है हाउ एवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन, कह रहा है रेप्लीकेशन में वन सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। कह रहा है जितना डीएनए था पूरा पूरा डुप्लीकेट हो गया था।
इसका डुप्लीकेट कॉपी ये बन गई थी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी ये बन गई थी। तो दो दो टेम्पलेट थे कि एक टेम्पलेट था? कहना ये चाहता है पूरा पूरा डीएनए का मतलब क्या हुआ, दोनों सेट डुप्लीकेट हो गए थे, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल कितना, एक सेगमेंट का मतलब एक हेलिक्स ही डीएनए का, यानी एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए। कह रहा है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते थे तो पूरा डीएनए टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2 5' 3' वाला और 3' 5' वाला पूरा कॉपी हुआ था, जबकि आरएनए बनाते समय पूरे का आधा ही कॉपी होगा, क्योंकि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। कह रहा है दिस नेसेसिएट डिफाइनिंग द बाउंड्री। कह रहा है अब एक समस्या खड़ी हो गई, अब हम टेम्पलेट किसको बुलाएं, टेम्पलेट हम किसको बुलाएं, 5' 3' वाले को कि 3' 5' वाले को। तो मैं आपको बताऊं, एंजाइम हमेशा कोई भी हो वो ज्यादातर इस दिशा में काम करता है। किस दिशा में काम करता है, 5' से, यानी जो नया आरएनए बनेगा, कोई आरएनए बने, mRNA tRNA, और वो किस दिशा में बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल फॉलो करते हुए बनेगा। तो ये उसी डीएनए पे बनेगा जिसकी दिशा कैसी हो, यानी टेम्पलेट कौन सा वाला डीएनए का स्ट्रैंड काम करेगा, 3' 5', तभी तो जो आरएनए बनेगा वो उसकी दिशा कॉम्प्लीमेंट्रिटी मिलेगी 5' 3'। बताओ 3' का कॉम्प्लीमेंट्री और 5' का कॉम्प्लीमेंट्री, ये दिशा तभी मिलेगी जब ये वाला स्ट्रैंड पे बने। बोलो क्लियर है। और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन आ जाएगा, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, अभी एक एक्सरसाइज है इसकी, तो क्या समझे आप। कह रहा है इसके लिए हमको एक नेसेसरी चीज पता करनी होगी, किसको डिफाइन करें हम, क्या, टेम्पलेट किसको डिफाइन करें, किस स्ट्रैंड को बोलेंगे। देखो कह रहा है पूरा पूरा डीएनए क्यों नहीं कॉपी हो जाता, ये पूरा डीएनए कॉपी क्यों नहीं हो गया, ATCGGCTA, ठीक, ये 5', ये 3', ये 3', ये 5', ये डीएनए की आरएनए। अगर हम इसको इस पर बना दें आरएनए और इस पर बना दें तो देखो क्या समस्या हो जाएगी, यहां वाला बनेगा 5' का उल्टा और इधर 3' था तो क्या बनेगा 5', एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री और C का कॉम्प्लीमेंट्री और G का कॉम्प्लीमेंट्री और T का कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए, तो ये बन गया। अब इधर भी देखो, इधर भी बनेगा 3' का कॉम्प्लीमेंट्री और 5' का कॉम्प्लीमेंट्री, 3' T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U। अगर देखो दोनों अलग अलग टाइम पे बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेंगे। अगर अलग अलग समय पे बन रहे हैं, दो संभावनाएं हैं, अगर अलग अलग समय पे बने, जैसे दो लोगों को मैंने कुछ मैसेज दिया, अब दोनों एक ही साथ पहुंच गए, तो जिसके लिए मैसेज दिया था वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये बोलेंगे सर ने मुझे ये लिख के दिया, वो बोलेंगे मुझे सर ने ये लिख के दिया। अब जिस व्यक्ति को मैसेज मिला वो कंफ्यूज हो गया, इन्होंने ये दिया साइन तो नहीं का है, इन्होंने ये दिया साइन तो नहीं का है, यानी कि गलत, एक साथ पहुंच गए, ये गलती हो गई। आगे पीछे पहुंचते तो कंफ्यूजन ना होता, ठीक है ना। तो बताओ अगर आरएनए एक साथ बने कि डिफरेंट टाइम पे बने, आरएनए एक समय बन रहे कि डिफरेंट समय पे बने, तो ये अपनी प्रोटीन कोड कर देगा, 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 ये अपना एंजाइम बना लेगा, ये अपना एंजाइम बना लेगा, ये दूसरी इंफॉर्मेशन ले गया, ये दूसरी इंफॉर्मेशन ले गया। बताओ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी सिंपल हो गई कि कॉम्प्लेक्स हो गई। लेकिन अगर दोनों एक साथ बन गए होते एट ए टाइम, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री, 5' का कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा G का कॉम्प्लीमेंट्री, C का कॉम्प्लीमेंट्री, A का कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या बन जाता, ठीक है ना। तब पता क्या होता, तब ये प्रोटीन बनाता ही नहीं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कोड छुप जाते हैं, उन्हें रीड ही नहीं किया जा सकता, उन्हें tRNA रीड ही नहीं कर पाएगा। mRNA के कोड को रीड करने कौन आता है, tRNA। अब बताओ सब कुछ ढका हुआ है, रीड कर ही नहीं पा रहे, कॉपी बंद है, कैसे पढ़ ले मैसेज। कॉपी अगर बंद होगी तो क्या पढ़ी जा सकती है, क्या रीड की जा सकती है। वही देखो अब ये आरएनए के कोड छुप गए, आरएनए के कोड बंद हो गए, डबल स्टैंडर्ड बन जाने के कारण अब इन्हें कोई tRNA रीड नहीं कर पाएगा, और अगर रीड नहीं किया तो प्रोटीन बनाने में असमर्थ है कि समर्थ है,
यानी कि आपने इतनी मेहनत करके ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाया और यहां गूगली हो गई ना गूगली। क्या बनना था? प्रोटीन। बना कि नहीं बना? अब पढ़ के देखो यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन? सिंपल आंसर क्या है? तो कह रहा पहली बात यह है कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं अगर दो टेम्पलेट पे बनेंगे, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे तो दे विड कोड द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता। ये बताओ UGCA, क्या ये सेम था? UGCA सेम था? नहीं था ना। कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं नॉर्थ पोल का कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या ये सेम है? नहीं। वही याद दिला रहा है। कह रहा है माना कि दोनों बने हैं, दोनों का सीक्वेंस कैसा है? अलग अलग। कह रहे हैं हम मानते हैं आपकी बात कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन फिर भी आप उनको आइडेंटिकल नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ पोल का कॉम्प्लीमेंट्री साउथ पोल होता है या साउथ पोल का कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्थ पोल होता है, तो क्या ये दोनों सेम पोल है? नहीं है। वही कह रहा है। कह रहा है आरएनए पे जो कोड आए वो दोनों एक साथ ही बने, एक इस टेम्पलेट पे बना, एक इस टेम्पलेट पे बना, लेकिन उनके कोड डिफरेंट थे और वो इत्तेफाक से नहीं जुड़ पाए। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? सेम होता है कि सेम नहीं होता है? नॉट आइडेंटिकल। नॉट मींस आइडेंटिकल। इसीलिए अगर वो कोड प्रोटीन को कोड कर देंगे, अगर इन पे छुपे कोड प्रोटीन को कोड करेंगे तो ये अपनी प्रोटीन बना लेगा और ये अपनी प्रोटीन बना लेगा। देखो ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को दूसरी तरह से प्रोटीन बना के जोड़ेगा और ये दूसरी तरीके से बना के जोड़ेगा। यानी कितनी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन गई? 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन गई। इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी कॉम्प्लिकेट हो गई कि सिंप्लीफाइड? कॉम्प्लिकेट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो यहां से आई थी वो कॉम्प्लिकेट हो गई। एक व्यक्ति ने 2 मैसेज पहुंचा दिया जिससे आगे के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका काम था जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब बताओ इसने गलत सूचना पहुंचा दी कि सही सूचना पहुंचाई? गलत सूचना पहुंचा दी ना भाई। 2 सूचनाएं पहुंचा दी। पहुंचानी कितनी चाहिए थी? 1। इसीलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मशीनरी थी वो गड़बड़ हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मान लो दोनों सेम टाइम पे बन गए होते और जुड़ गए होते। लिखा है अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल एक साथ बन गए होते तो एक दूसरे के कैसे थे? तो क्या हो जाते? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते। देखो डबल स्टैंडर्ड बन गया। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो अब ये आरएनए को रोक लिया जाएगा। कहा जाएगा तुम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते और प्रोटीन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये वाली मेहनत बेकार हो गई। आप यहां से दिल्ली तक गए, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई क्योंकि वहां जाने वाले थे लंदन, यहां लंदन नहीं होलोलुलु पहुंच गए, है ना। चलो अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किस पर होती है? सवाल पहले डीएनए पर, जबकि ट्रांसलेशनल यूनिट एमआरएनए पर। छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहां होती है? फिर से सुनो, ट्रांसक्रिप्शनल पूछा है, एमआरएनए पर। सही है? गलत है। जो पूछ रहे हैं वो सही जवाब दे नहीं रहे, कोई आधा जवाब कुछ मैं पूछ रहा हूं ट्रांसक्रिप्शनल, तो पहले बताओ ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब आरएनए बनने जा रहा है, तो आरएनए बनेगा किस पे? तो यूनिट किसके पास है? यही सिखा रहा हूं। जबकि ट्रांसलेशनल का मतलब प्रोटीन बनने वाला है, लेकिन प्रोटीन बनाने की जो सूचना है वो किसके पास है? तो फिर यूनिट तो वही उसी के पास होगी जिसके पास सूचना है। बताओ डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हो तो सूचना किसके पास है? और अगर आरएनए से प्रोटीन बनाने जा रहे थे तो सूचना किसके पास थी? तो यूनिट तो वही बनाएगा ना। तो बताओ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डीएनए पर होती है और ट्रांसलेशनल यूनिट एमआरएनए पर होती है। सही याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डीएनए पर होती है और प्राइमरी बाय 3 रीजन, इस पे 3 रीजन होते हैं। देखो लिखा है डीएनए पर होती है, छोटा सा। कितने इसमें रीजन होते हैं? ये वाला रीजन प्रमोटर, ये वाला रीजन टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल, बीच में लटका हुआ हिस्सा या दबा हुआ हिस्सा स्ट्रक्चरल। बताइए जहां से स्टार्ट हो रहा है प्रमोटर, जहां पे खत्म हो रहा है टर्मिनेटर, और जो बीच का फ्लैंक्ड एरिया होता है, फ्लैंक मतलब लटका हुआ या दबा हुआ,
फ्लैंक्ड एरिया मतलब लटका हुआ या दबा हुआ बीच का हिस्सा, वो फ्लैंक्ड एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन। ये कोई जीन नहीं है, ये कोई जीन नहीं है, ये केवल एरिया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है ना? ये आपका जीन है। जीन है तो ये हिस्सा एमआरएनए बनाएगा, ये हिस्सा कभी एमआरएनए नहीं बनाएगा, ये भी आरएनए नहीं बनाएगा, ये केवल आरएनए बनने को स्टार्ट करेगा, ये आरएनए बनने को खत्म करेगा। एक्चुअली में आरएनए कौन बनाएगा? जीन वो पार्ट होते हैं जो आरएनए बनाते हैं, चाहे एम बनाए, चाहे आर बनाए, चाहे टी आरएनए बनाए। जीन का नाम ही है कि आरएनए बनाने वाला हिस्सा। कितने हिस्से हैं इसमें? 3, लेकिन इसमें जीन कितना है? 1। बताइए स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमेशा याद रखो, इसमें 2 चीजें बता दूं। देखो 2 स्टैंड यहां दिख रहे हैं, एक टेम्पलेट है, आप खुद जानते हो कि टेम्पलेट कौन है? 3' to 5'। देखो क्या है? टेम्पलेट। 3' to 5' क्या है? टेम्पलेट। 3' to 5' क्या है? टेम्पलेट। जबकि 5' to 3' क्या है? इसका उल्टा, इसका उल्टा है नॉन टेम्पलेट। बोलो पहले, पहले बोलो नॉन टेम्पलेट। तो ये नॉन टेम्पलेट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर इसको कोडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी रीडिंग अगर ये ए है, टी है, सी है, जी है, जी है, ठीक है ना, तो यहां क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो डीएनए है ना, तो टी, अभी आरएनए बना कहां है? टी, ए, जी, सी, सी। तो देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? जब आरएनए बनेगा तो आरएनए इसका उल्टा बनेगा, तो 3' का उल्टा, और इधर क्या बनेगा? ठीक है ना? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए था? टी पर आएगा क्या? टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आ गया, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी आ गया, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया, एंड सो ऑन। आगे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। देख लो 5', थायमिन की जगह यूरेसिल, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन, साइटोसिन साइटोसिन, 3'। देख लो इसकी रीडिंग बिल्कुल इसके समान है कि नहीं है? सिर्फ जहां जहां क्या था थायमिन, वहां वहां क्या आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोडिंग। हालांकि इसका कोड देने से कोई मतलब, कोड दिया किसने? लेकिन कोड देने के बाद इसकी जो रीडिंग थी और इसकी रीडिंग बिल्कुल सेम आ गई, सिर्फ जहां जहां थायमिन था वहां क्या आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग सीक्वेंस। एक्चुअली में ये कोड नहीं करता, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि इसका कोड उसके कोड से मैच कर गया, इसलिए इसको नॉन टेम्पलेट या कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। और सारी डेफिनेशंस किससे देखी जाएंगी? कोडिंग स्टैंड से। बताओ कोडिंग के 3' पर क्या होता है? कोडिंग के 5' पर क्या होता है? कोडिंग के 5' पर टर्मिनेटर, कोडिंग के 3' पर प्रमोटर। प्रमोटर वो स्थान है जहां पर सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है और यहीं से आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। ये वो है जहां से एंजाइम डिटैच होगा। एंजाइम आए, अरे एरो, वो हेलीकॉप्टर आया, लैंड किया, वो ये प्लेस है। हेलीकॉप्टर आपको लेके उड़ा, वो ये प्लेस है। हेलीकॉप्टर आपको ठिकाने पे पहुंचा के लैंड करा दिया, वो टर्मिनेटर पॉइंट है। तो जर्नी वाली दूरी तो यही हुई ना, जो जर्नी हुई वो तो यही हुई ना। क्या लैंड करते समय और उठाते समय क्या जर्नी का कहलाती है? क्या वो डिस्टेंस इंक्लूड होगी? नहीं होगी, ठीक है ना, वो केवल बीच की डिस्टेंस इंक्लूड होती है। तो ये समझो कि क्या है, ये जहां से आप टेक ऑफ करोगे और ये जहां पे लैंड करोगे, एक्चुअल जर्नी कहां पे होगी? स्ट्रक्चरल जीन में। सही है। ये तभी रिएक्शन को स्टार्ट कर पाता है जब यहां कौन सा फैक्टर आके जुड़ जाए? सिग्मा फैक्टर, और एंजाइम उसकी मदद से जुड़ जाता है। ये वो पॉइंट है जहां पर रिएक्शन को खत्म करना है, तो यहां पर कौन सा फैक्टर आएगा? रो, RH O, रो फैक्टर। और रो फैक्टर क्या करेगा? डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा खींच के। जबकि आरएनए पॉलीमरेज कहां रेगुलर जुड़ के आगे बढ़ता रहता है? स्ट्रक्चरल में, यहां से ऐसे आगे बढ़ेगा। देखो लिखा है देयर इज कन्वेंशन, मतलब एक धारणा बना ली गई, डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन। बोलते हैं कि इससे हम दोनों स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन को डिफाइन करेंगे। एक स्ट्रैंड दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी वाला होगा, और यहां एंजाइम चाहिए होगा कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। और ये भी एक ही दिशा में काम करता है कि 2 दिशाओं में?
ओनली इन वन डायरेक्शन की टू डायरेक्शन, और दैट इज 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश। द स्ट्रैंड हैज टू बी कॉपीड पोलैरिटी 3 डैश 5 डैश। कह रहा है वो स्ट्रैंड जो 3 डैश 5 डैश वाला था वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टेम्पलेट, जबकि दूसरा वाला उसको टेम्पलेट बोलेंगे, जबकि दूसरा वाला स्ट्रैंड जो बचा रह गया जिसकी पोलैरिटी 5 डैश 3 डैश है, वो जिसका सीक्वेंस सेम है, किसके समान है, सिर्फ जहां जहां थायमिन थी वहां क्या आ गया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कह रहा है स्ट्रेंजली, मतलब कि आश्चर्यचकित है कि हम उसे कोडिंग बोल रहे हैं जबकि वो कोडिंग नहीं कर रहा है। कोडिंग कर कौन रहा था, टेम्पलेट। किस मैनर में, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या ये कोडिंग कर रहा था, पर कोडिंग बोलना मजबूरी बन गई। क्यों बन गई, सीक्वेंस के चक्कर में। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन इज मेड फ्रॉम। सारी परिभाषाएं कहां से देंगे, अरे अभी सब पढ़ा दिया है, रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन का मतलब होता है दोबारा देखना, रिवीजन, दोबारा देख रहे हो, एक बार पढ़ चुके हो और अभी मैं तिबारा दिखा रहा हूं आपको, ट्राई विजन करा रहा हूं। अभी अभी तो सब समझाया है। कह रहा है एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, और क्या आता है देख लो। अब पिछले साल आया था, उसके पिछले साल स्किप कर गया था। टेम्पलेट की रीडिंग दी होगी, इसकी पूछेगा, नए एमआरएनए की। अगर टेम्पलेट की दे और एमआरएनए की पूछे या आरएनए की पूछे तो कुछ नहीं करना है, 3 डैश का उल्टा, ए का उल्टा, टी का, जी का, सी का, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगाओगे। लेकिन कभी कभी वो ऐसे नहीं करता, ऐसे लिख देता है 3 डैश 5 डैश, और टेम्पलेट तो लिखेगा ही नहीं। अब आप बताओ 3 डैश 5 डैश क्या था, ये दिमाग में रखना है। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें ये दे देगा 5 डैश 3 डैश, तो अब आप फिर से कॉम्प्लीमेंट्री वाला अगर नियम लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं था, जहां जहां थायमिन है वहां वहां यूरेसिल, बाकी सब कुछ सेम। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यहां और ये दे देगा और बीच में कोई सीक्वेंस दे देगा, जैसे ये बताना। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। बताओ ये क्या दिया है, अब इसका एमआरएनए बनाना है तो क्या बनेगा, 5 डैश, ए का यू, टी का ए, जी सी 3 डैश, सही है ना। और या फिर इसी को ऐसे दे देता 5 डैश 3 डैश, तो कुछ नहीं करना था, 5 डैश का 5 डैश, ए का यू, टी का नहीं, ए का ए ही रहेगा भाई, गड़बड़ मत करवाओ। क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला नियम लगा दोगे फिर गलत। ये कोडिंग दे दिया ना, आपकी बारी कोडिंग दे दिया तो क्या होगा, 5 डैश की जगह 5 डैश ही रहेगा, ए की जगह ए ही रहेगा, टी की जगह यू आ जाएगा। ये देखो थायमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल आना है, ये सी ही रहेगा, ये जी ही रहेगा, ये 3 डैश ही रहेगा। तो दो क्वेश्चन बन गए। पूछा है कैन यू राइट द सीक्वेंस, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां थायमिन था वहां वहां यूरेसिल। और इसको अगर देख के बनाते तो कॉम्प्लीमेंट्री कर देते। हमने छोटा इसलिए कराया था कि पता रहे, देखो लंबा चाहे जितना हो निकाल तो लेंगे ही, कितना सेकंड लगेगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हाँ अगला, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का फ्लैंक्ड एरिया क्या कहलाया था, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। प्रमोटर हमेशा लोकेटेड था किस एंड पर, और उसको हम अपस्ट्रीम यानी रिएक्शन को प्रारंभ करने वाला हिस्सा बोलते हैं, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत में था। बोलो, स्ट्रक्चरल जीन की आपने हमसे पूछा कि सर आपने कहां से टेक ऑफ किया, तो मैं बताऊंगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, या फिर टर्मिनल 1B भी है वहां पे, है ना। इसी तरह आप जब इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हो, जैसे न्यूयॉर्क गए, वहां गए, तो वहां तो जैसे दिल्ली में भी टर्मिनल 1 है, पर वहां गेट नंबर भी होता है 45B। एक बार मेरा गेट नंबर था, मुझे आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, 32 मिनट लगे पैदल 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 32 मिनट, और ट्रैवलेटर से गया तो मुझे लगे थे 32 मिनट। ट्रैवलेटर मतलब एस्केलेटर ऊपर ले जाता है, ट्रैवलेटर सीधे ले जाता है, तो ट्रैवलेटर से गए तब जाके मुझे 32 मिनट लगा। सोचो कितना बड़ा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल है तो गेट्स ज्यादा हैं, कहीं से डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है, कहीं से इंटरनेशनल।
तो कहने का मतलब है ये वही, ऐसे ही क्या होता है, इसका एक गेट है जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उस गेट का नाम प्रमोटर, जहां खत्म होगी। जैसे अब भाई मैं जिस गेट से चढ़ूंगा क्या वही गेट से निकलूंगा? वही बात है, इस गेट से चढ़ा उस गेट से निकला, एक से रिएक्शन स्टार्ट हुई एक पे खत्म होगी। तो मैं बोलूं मैं जर्नी से पहले किस गेट से गया, मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही वो बताना है कि जहां खत्म हो रही वो, यानी प्रमोटर बताना है कि टर्मिनेटर। और मैंने कहा कहां रिएक्शन खत्म हो रही है, टर्मिनेटर। अब समझ गए होगे? तो ये जर्नी, ये उसकी शुरुआत और वो उसका एंड, टर्मिनेटर उसका एंड। फिर देखो लिखा है इसकी सारी परिभाषा किसके आधार पे दी, और कह रहा है इट इज अ डीएनए सीक्वेंस, जहां से ये बंधेगा, कौन बंधेगा, एंजाइम, किसकी मदद से, सिग्मा फैक्टर की मदद से, ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट दैट आल्सो डिफाइंड द टेम्पलेट एंड कोडिंग सीक्वेंस। कह रहा है आप देख के बता सकते हो कि कौन सा कोडिंग है कौन सा टर्मिनेटर है। बताओ कोडिंग के 3' पर कौन मिलेगा, प्रमोटर, कोडिंग के 5' पर कौन मिलेगा, टर्मिनेटर। तो जिसके रिस्पेक्ट पे देख रहे हो वो कोडिंग हो जाएगा और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा। कह रहा है बाय स्विचिंग द पोजीशन, कह रहा है इसको लिख दो 5' इसको लिख दो 3', तो ये इसका सीक्वेंस बदल जाएगा। अरे कोई चीज ऐसे दी हुई है तो आप इसको हेड बोल रहे हो इसको टेल बोल रहे हो, अब ऐसे दे दी तो आप इसको हेड बोलोगे इसको टेल बोलोगे। वही कह रहा है देख लेना जिधर हो उधर उधर ही आप समझ जाओगे कौन सा कोडिंग है कौन सा टेम्पलेट है। और कह रहा है तब आपकी परिभाषा भी बदल जाएगी, तब आपकी जैसे मान लो ये मेरा कोडिंग है, अब कोडिंग का ये 3' है, तो प्रमोटर इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। प्रमोटर 3' पर होता है, प्रमोटर कोडिंग के 5' पर होता है। टर्मिनेटर से देखोगे तो 3', आप किससे देखोगे पहले बताओ, तो 5' पे होना चाहिए। और ये यहां कौन मिल रहा है, प्रमोटर, यहां कौन मिल रहा है, अब मैंने बदल दिया। अब बताओ ये कोडिंग ही तो है लेकिन अब ये प्रमोटर नहीं रहा, टर्मिनेटर बन गया। ये क्या बन गया, वही कह रहा है जब आपने पोजीशन बदल दी तो इनकी परिभाषा भी, टर्मिनेटर हमेशा लोकेटेड होता है 3' पर, जबकि प्रमोटर कहां पे था, और उसको अप स्ट्रीम और इसको वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही थी, ये जर्नी खत्म हो रही है। और इसका भी किसके रिस्पेक्ट पे परिभाषित किया गया, कोडिंग। और ये यूजुअली किसको दर्शाता है, एंड को कि इनिशियल को, और वो किसको दर्शा रहा था, इनिशियल को, रिएक्शन स्टार्ट करने को दर्शा रहा था। और वो एंजाइम को बांध रहा था विद द हेल्प ऑफ, ये एंजाइम को, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज को इसकी मदद से, रो फैक्टर की मदद से हटा रहा है। इसीलिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है फिगर 5.9 में देखना तो बंद होती हुई दिखाई पड़ेगी, अभी दिखाते हैं। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट कैन बी प्रेजेंट एट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रमोटर। बोल रहा है कि जब आप आगे पढ़ोगे जीन रेगुलेशन तो आपने देखा था प्रमोटर के पहले भी और प्रमोटर के बाद में भी कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है रेगुलेटरी सीक्वेंस। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं कहां पे, शुरुआत में और अंत में। किसकी शुरुआत और किसके अंत में, प्रमोटर की शुरुआत में और प्रमोटर की अंत में। इन्हीं को कुछ लोग रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, और ये इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे उसको जीन रेगुलेशन में। जीन, अरे इसके यहां पर रेगुलेटर जीन है आई, इसके यहां पे ऑपरेटर जीन है, याद करो। तो बाद में है कि पहले है, और कुछ सीक्वेंस पहले भी होते हैं, कुछ सीक्वेंस पहले भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, इसलिए कुछ लोग इनको रेगुलेटरी सीक्वेंस और कुछ लोग इसको रेगुलेटरी जीन कहते हैं। और कह रहा है ये हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, वो था ना लैकोप्रॉन। कह रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द जीन। कह रहा है जीन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। आप बोलो ये सर ये डीएनए बता दो कहां जीन बैठा है, हम नहीं बता पाएंगे। बताइए कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते कि देख के बता दिया जाए, जीन को देख के नहीं बता सकते। जीन को जैसे आप लोग कहीं पे हो, सबको इनवाइट किया गया एक फंक्शन में, अब उसमें ढूंढना है कितने लोग सेफ हैं। सबको बुलाया गया रैंडमली, डॉक्टर भी आए, इंजीनियर भी आए,
एडवोकेट भी आए, टीचर्स भी आए, ठीक है ना, हाउसवाइफ्स भी आई, शेफ भी आए, पर शेफ अलग होते हैं। शेफ 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं, 3 स्टार होटल्स में काम करते हैं। तो अब खाना बनवा के देखा गया, टीचर तो बढ़िया बना नहीं पाएगा, डॉक्टर भी नहीं बढ़िया बना पाएगा, हाउसवाइफ कुछ अच्छा बनाई, लेकिन सबसे टेस्टी किसने बनाया, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका अच्छा था? देखा होगा आजकल सॉस से ऐसे लाइन खींच देते, हो गया 1000। नहीं होता है, पता लगा एक चटनी ऐसे बिछा दी, उस पर 2 स्पून मार दिया, बिखेर दिया, हो गया 2000 रुपए की डिश। वही मोमोस, वही चटनियां, वही चीज, लेकिन हाँ वो उनके पास हुनर है अपना कि रिप्रेजेंटेशन उनका तगड़ा होता है। हम लोग पुलाव और चावल खाते हैं कैसे, प्लेट में डाल के बिखेर लेते हैं, स्पून से खा लेते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाउल में रखते हैं, उल्टा करके डालते हैं, 2 पुदीने की पत्तियां, 1 नींबू की स्लाइस, 1 मिर्ची, एक आक वहां पे 4 बूंद सॉस टपका के, तब देखो कितना अच्छा लगता है। कितना 999 प्लस 18% जीएसटी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द जीन, इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए सीक्वेंस के आधार पे बहुत मुश्किल काम है। सीधे सीधे बोलो कि जो डीएनए का हिस्सा कोड करेगा आरएनए को, एमआरएनए को, टीआरएनए को, आरआरएनए को, उन्हीं को बोलेंगे जीन, उन्हीं को बोलेंगे जीन। समझ में आई बात? कह रहा जब आप जीन को डिफाइन करोगे तो आपको एक वर्ड आएगा, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। जीन का वो भाग जो काम करता है उसे बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या काम करता है? प्रोटीन की चेन बनाने में मदद करता है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कराने में मदद करता है। और कोई भी चीज एक्सप्रेस कैसे होती है? प्रोटीन के रूप में। याद आया? जैसे हमारा स्ट्रक्चरल क्या था, स्ट्रक्चरल क्या था? तो जीन था। तो बताओ क्या वो जीन 2 प्रकार का हो सकता था, या तो मोनोसिस्ट्रॉनिक या तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर एक डीएनए से एक एमआरएनए बने और उससे एक प्रोटीन बने तो उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। बताओ, एक डीएनए में एक प्रोटीन बनाने की क्षमता है तो क्या बोलेंगे? और ऐसे हम लोग हैं, हमारे एक डीएनए में एक प्रोटीन बनाने की सूचना छुपी हुई है, तो हमारा जीन कैसा हुआ? और हम लोग यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? ये देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि एक डीएनए से कई सारे, एक डीएनए से एक एमआरएनए बना, लेकिन इसमें सूचना कितने की है? मैनी प्रोटीन बनाने की। कितनी प्रोटीन बनाने की है? तब उससे क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर हमारे डीएनए में एक सूचना है प्रोटीन बनाने की तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। जबकि बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में एक डीएनए से एक एमआरएनए, फिर उससे कई सारी प्रोटीन बनेगी, इसे क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये कहां होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये कह रहा है हमारे पास मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चरल जीन है, अब ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब यहां पे एक जीन बैठा हुआ है, फिर यहां पे गैप है, फिर यहां पे जीन बैठा हुआ है, फिर यहां गैप है। तो जो ये पार्ट है ये कोडिंग पार्ट है, ये पार्ट है नॉन कोडिंग, ये पार्ट है कोडिंग, ये पार्ट है नॉन कोडिंग। तो सुनना, जब आरएनए बनेगा तो कोडिंग पार्ट को रखा जाएगा, नॉन कोडिंग को हटा दिया जाएगा। कोडिंग रखा हुआ है, नॉन कोडिंग हट गया, देखो ये वाला। फिर कोडिंग रखा हुआ है और नॉन कोडिंग हट गया। तो अब केवल क्या बचा? अब केवल और केवल क्या बचे? कोडिंग। कितने कोडिंग थे? 2। तो जो बचा रहता है, देखो कोडिंग हिस्सा उनको बोलते हैं, या एक्सॉन उसे बोलते हैं, जो मैच्योर आरएनए में दिखते हैं कि नहीं दिखते, और जो गायब हो गए, जिनको हटा दिया प्रोसेसिंग के दौरान, उनको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन या नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन या, तो कह रहा है हमारे पास जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन थे उनके बीच बीच में देखो कोडिंग हिस्सों के बीच में कुछ नॉन कोडिंग हिस्से भी थे। इस तरह के जीन को क्या बोलते थे? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन, ठीक है। देखो कह रहा है कोडिंग हिस्सा वो होता है जो एक्सप्रेस हो सके। कहां एक्सप्रेस हो सके? किस रूप में जाना जाए? एक्सॉन। एक्सॉन वो हिस्से होते हैं, वो सीक्वेंस होते हैं जो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में पाए जाते हैं। एक्सॉन के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इंट्रॉन। नॉन कोडिंग पार्ट की बात कर रहा है। कह रहा है ये कभी कोड नहीं करते और ना ही कभी मैच्योर आरएनए में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको स्प्लाइसिंग की वजह से काट के फेंक देते हैं। हमारी बॉडी इसको स्प्लाइसिंग के दौरान काट के फेंक देती है।
क्लियर है? तो हमारे पास स्प्लिट जीन है कि नॉर्मल जीन है? देखो ये है प्रमोटर सिग्मा फैक्टर, और ये देखो आरएनए पॉलीमरेज बंधा हुआ है। प्रोसेस का नाम है इनिशिएशन। जब चेन बीच में कहीं होगी, जब आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और एमआरएनए बनाने लगा, तब इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन, ठीक है? और तब सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। टर्मिनेशन में सिग्मा फैक्टर ना आके कौन आता है? रो फैक्टर, और एंजाइम को खींच के अलग कर देता है और नेसेंट आरएनए अलग हो जाता है। नेसेंट आरएनए अलग हो जाता है। अच्छा, और ये भी पूछा गया यहां से क्वेश्चन देखो, जब इलॉन्गेशन होता है तो पूरा आरएनए अटैच होता है डीएनए से कि स्मॉल स्ट्रेच? स्मॉल स्ट्रेच ही अटैच रहता है, पूरा नहीं। कह रहा है पॉलीमराइजेशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए रिएक्शन पे होता है फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्रिटी। कौन सा नियम लागू होगा? यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी। टेम्पलेट पर डिपेंडेंट रहेगा कि इंडिपेंडेंट? हाँ, टेम्पलेट से जुड़ा हुआ है ना, माना छोटा हिस्सा जुड़ा हुआ है पर जुड़ा तो है। फिर कह रहा है इन सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू द इलॉन्गेशन। ये लाइन आई हुई है। इट का मतलब आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज ने ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और उसको खोल दिया, डीएनए को किसी तरह से खोल देता है। देखो, ओपनिंग द हेलिक्स एंड कंटिन्यू द इलॉन्गेशन। बताओ आरएनए पॉलीमरेज कौन सी रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा है? और क्या ये वही लाइन आ गई जो अभी पढ़ के बताया था? छोटा सा हिस्सा आरएनए का हमेशा जुड़ा रहता है किसके साथ? एंजाइम के साथ भी और टेम्पलेट के साथ भी। एंजाइम और टेम्पलेट के संपर्क में रहता है, ये कहना चाहता है। जैसे ही पॉलीमरेज पहुंचता है कहां, किस रीजन पे? टर्मिनेटर रीजन पे। जो नवजात डीएनए है, यानी जो नया नया बना है, नेसेंट का मतलब होता है नवजात, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन, ठीक है ना? तो जो नया नया आरएनए बना है वो गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, और पॉलीमरेज भी अलग हो गया। किसने अलग किया? किसने अलग किया? और प्रोसेस का नाम टर्मिनेटर। आया हुआ क्वेश्चन है ये, स्मॉल स्ट्रेच वाला भी लास्ट ईयर आया था। कह रहा है इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि हाउ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप। तीनों स्टेप कैसे कराएगा? कौन से 3 स्टेप? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज केवल और केवल इलॉन्गेशन कराता है। आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू पूछा गया है। आरएनए पॉलीमरेज कौन सी रिएक्शन कराता है? इनिशिएशन ओनली, टर्मिनेशन ओनली, और या इलॉन्गेशन ओनली, या ऑल ऑफ दिस? अब यहां से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं? ऑल ऑफ दिस। भाई एंजाइम जुड़ा था, मतलब हेलीकॉप्टर आया लेकिन अभी तक हम बैठे नहीं उसमें, तो कैसे किलोमीटर मेरा कवर कर लोगे? ठीक है ना? और डेस्टिनेशन आ गया, ठिकाना आ भी गया, तब भी हम उतरे नहीं अभी तक, तो किलोमीटर कैसे कवर कर लोगे? भाई स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगी वही तो किलोमीटर कवरेज बताएगी। फिर बोल रहा है इसके लिए कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ेगी? इसका नाम था, हाँ, और ये कौन सा फैक्टर? रो। सिंबल बदल गया थोड़ा, रो, ठीक है? एक स्टार्ट करता है और एक टर्मिनेट करता है रिस्पेक्टिवली, यानी सिग्मा स्टार्ट करता है और रो टर्मिनेट करता है, ठीक है? और एसोसिएशन ऑफ दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। कह रहा है ये फैक्टर ऐसा क्या करते हैं? ये फैक्टर करते हैं उस जो एंजाइम है उसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देते हैं, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देते हैं ताकि रिएक्शन प्रारंभ हो सके या समाप्त हो सके। सही है ना? बैक्टीरिया में बता रहा है, बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में एमआरएनए को किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आरएनए पहले से ही एक्टिव है। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होता है। कह रहा है याद रखो क्योंकि वहां साइटोसॉल और न्यूक्लियस का सेपरेशन नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है कई बारी तो ट्रांसलेशन स्टार्ट भी हो जाता है लेकिन अभी तक पूरी तरह से एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड नहीं हुआ, मतलब अभी तक होता नहीं, कई बारी सारा खाना रेडी नहीं भी है तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसको परोसना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो ऐसा नहीं होता है, रोटियां तो बनती रह रही हैं, अभी गैस में थोड़ी थोड़ी सीटी बाकी है, वो सिसिया रहा है, अभी सिटिया रहा है ना,
तो क्या करते, कहते तब तक जरा रायता निकालो, एक प्लेट में रायता निकाल लिया, कहते जरा सब्जी बनी हुई उसको निकालो, जरा सैलेड काटो वो निकालो, अचार निकालो, तब तक सीटी उसकी निकल जाती है, फिर चावल निकाल दिया, फिर रोटी भी बन गई तब तक तो रोटी दे दिया। तो ये किसके साथ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल। तो कई बारी ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से खत्म भी नहीं होता लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कपल्ड है कि अनकपल्ड, कपल्ड है, कंपार्टमेंट सेम थे कि अलग थे, इसीलिए यहां कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता। हमारे साथ दो समस्याएं हैं, दो मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या सुनो, पहली समस्या क्या है, हमारे पास ये कंपार्टमेंट अलग है और ये कंपार्टमेंट अलग है, डीएनए से आरएनए यहां बनेगा लेकिन आरएनए से प्रोटीन यहां बनेगी, लेकिन बीच में क्या है, बैरियर लगा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए दोनों कपल्ड नहीं हो सकते। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ये है कि देयर आर एटलीस्ट 3 और 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, एक तो कंपार्टमेंट अलग अलग है, जब तक इस रूम से निकल के दूसरी क्लास में नहीं जाएंगे तब तक क्या दूसरे क्लास के स्टूडेंट की पढ़ाई हो पाएगी, कंपार्टमेंट ही अलग अलग है। लेकिन चूंकि यहां कंपार्टमेंट नहीं है, आप इधर बैठे हो, ये लोग इधर बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट बीच में है ही नहीं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप भी पढ़ रहे हो, वो ये भी पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो बताइए, हमारे केस में कंपार्टमेंट अलग अलग है इसलिए कपल्ड नहीं हो सकता। नंबर 2, बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए बन गया, टीआरएनए बन गया और आरआरएनए बन गया, वो भी एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यहां आगे पीछे बनता है। और तीनों आरएनए बनाने के लिए अलग अलग पॉलीमरेज चाहिए, और यहां से इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि काफी दिन से नहीं आया, यहां 2 साल पहले आया था, मैचिंग में आता है अक्सर, मैचिंग नहीं तो सिंगल चॉइस में भी आ सकता है, ठीक है ना। देखो, हमने फार्मूला बताया था आरएमटी, हमने क्या फार्मूला बताया था, पहले आरआरएनए, फिर एमआरएनए, फिर टीआरएनए, 1 2 3। बताओ डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, 2 क्या बनाता है, 3 क्या बनाता है, और एमआरएनए का पहले नाम होता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। बताओ, एमआरएनए तो बाद में नाम देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जब कैपिंग और टेलिंग हो जाती है, इसके पहले एमआरएनए को क्या बुलाते हैं, एचएनआरएनए। तो पहला वाला क्या बनाएगा, आरआरएनए। देखो ये सब आरआरएनए है, ये 1 बना रहा है, ठीक है ना। 3 क्या बना रहा है, 3 टीआरएनए, ये देखो टीआरएनए, टीआरएनए और 5s आरआरएनए, अपवाद है अपवाद, सारे आरआरएनए कौन बनाता है, फर्स्ट, लेकिन 5s कौन बनाता है, थर्ड। 5s कौन बनाता है, अपवाद है अपवाद, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी यही बनाता है, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, एमआरएनए, और एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस क्यों, एक्सॉन भी था और बाद में हमने एमआरएनए में इंट्रॉन को काट के हटा दिया, केवल क्या बचा था। तो ये हेट्रोजीनस हुआ कि एमआरएनए हेट्रोजीनस हुआ, एमआरएनए में केवल एक्सॉन 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 होता है, इंट्रॉन कभी नहीं पाया जाता। लेकिन बताओ, इसमें एक्सॉन भी था और, तो कौन और दिखाई पड़ रहा था, एचएनआरएनए की एमआरएनए। तो इसीलिए इसको इस एमआरएनए का पुराना नाम है हेट्रोजीनस आरएनए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यानी एचएनआरएनए की बात कर रहा है, उसमें 2 भाग थे, पहला भाग, दूसरा भाग। बताओ कौन है फंक्शनल, कौन सा था, कौन नॉन फंक्शनल है, कह रहा है आर नॉन फंक्शनल। इसीलिए जो घटिया चीज है उसको रखो ही क्यों, जो चीज किसी काम की नहीं है उसको क्यों रखें हम लोग, उसको तो कूड़े में डाल देते हैं। इसको भी काटो और कूड़े में डाल दो। काटने की प्रक्रिया का नाम स्प्लाइसिंग, वो प्रक्रिया है जिसमें इंट्रॉन को काट के हटा देंगे और एक्सॉन को आपस में वेल डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ देंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य, ये एक्सॉन E1 था, ये E3 था, ये E4 था, तो इसी ऑर्डर में जोड़ोगे कि अलग अलग, इसी ऑर्डर में जोड़ोगे, वेल डिफाइंड में। एचएनआरएनए को अब 2 एडिशनल प्रक्रिया से गुजारेंगे, एक का नाम, दूसरे का नाम कैपिंग 5' एंड पर करते हैं, कैपिंग 5' पर और टेलिंग 3' पर। 5' एंड पर 7 mg का वो कर देते हैं, 7 mg का पूरा नाम होता है 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो लिखा हुआ है कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम है 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ऐड कर देते हैं। कहां पे ऐड किया? ऑफ एचएनआरएनए। जबकि टेलिंग में, टेलिंग यहां पे होगी 3' पर, इसमें 200 से 300 रेसिड्यू जोड़ देते हैं, यानी 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं। किसके? एडेनिन के। एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलेट बोलते हैं, एडिनाइलेट। तो बताओ टेलिंग में कितने एडिनाइलेट जोड़ देते हैं? कहां जोड़ते हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में यह प्रक्रिया होती है कि टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में? मतलब टेम्पलेट से अलग होने के बाद कि टेम्पलेट पर जुड़े रहते। कैपिंग और टेलिंग इज द आफ्टर टेम्पलेट प्रोसेस। आफ्टर टेम्पलेट की बिफोर टेम्पलेट। हाँ, और फिर बोला गया अब आप एचएनआरएनए को बुला सकते हो। क्या बुला सकते हो? एमआरएनए। और अब वो घर से बाहर आएगा, एक क्लास से निकल के दूसरी क्लास जाएगा और अपना काम करेगा। एक क्लास का नाम क्या बोल दिया? न्यूक्लियस, और दूसरी क्लास को क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म। निकल के वहां जाएगा, वहां राइबोसोम पर जाकर के क्या बनाना चालू कर देगा? प्रोटीन। Significance of such complexity is now beginning to the understood the split gene। कह रहा है कि यहां पे अब आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिट जीन की उपयोगिता कैसे आपने समझी। क्यों? स्प्लिट जीन में क्या था? यहां पे कोडिंग पार्ट था, यहां नहीं था, फिर यहां था, यहां नहीं था। तो कह रहा है आपने इस घटिया वाले पार्ट को काट के हटा दिया। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते थे? स्प्लाइसिंग। और इनको वेल डिफाइंड मैनर में जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इससे क्या साबित होता है कि हमारे जीन कैसे थे। और स्प्लिट जीन का होना हमें पुराने फीचर की याद दिलाता है, यानी स्प्लिट जीन का होना हमें आरएनए के युग की याद दिलाता है। आरएनए का युग पहले था कि पहले डीएनए का युग था? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? और कह रहा है आरएनए की याद तरोताजा कर दी इस बात ने कि कभी आरएनए डोमिनेट हुआ करता था, तभी तो उसमें एक्सॉन भी था और स्प्लाइसिंग केवल आरएनए की होती है। स्प्लिट जीन शब्द में जो स्प्लाइसिंग किया था वो केवल आरएनए के लिए होती है, डीएनए के लिए कभी स्प्लाइसिंग वर्ड नहीं आता। तो कह रहा है एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम याद आ गया, स्प्लिट जीन याद आ गया। स्प्लिट जीन से पुराने जमाने की जो जीनोम थी वो तरोताजा हो गई। उसकी बात द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब होता है? पुरानी यादों को तरोताजा कर देना। पुरानी यादों को तरोताजा कर दिया, इसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है ना? एंटिक्विटी। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। कह रहा है एक तो आपको स्प्लिट जीन था, उससे पुराने समय का जीनोम याद आया, फिर कह रहा है एक प्रोसेस याद आई, इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस, उसने स्प्लाइसिंग को तरोताजा कर दिया। और यह भी याद दिलाया कि जो आरएनए वर्ल्ड था कभी डोमिनेट हुआ करता था, और आजकल क्या हो गया है कि आरएनए जो है, आरएनए को और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस को लिविंग सिस्टम में समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम और अच्छा इसका कुछ इंपॉर्टेंस निकाल सकें, ताकि इसकी कोई और अच्छी इंपॉर्टेंस निकाल सकें। क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा क्या क्या बता दिया? मैंने पूरा आपको बता दिया डीएनए का रेप्लिकेशन और फिर ट्रांसक्रिप्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। और कम से कम इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एटलीस्ट 2 और 3 तो आते ही आते हैं, वैसे तो ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।